कक्षा 10 की इस क्लास में हम सभी लोग अध्ययन करेंगे इतिहास पार्ट का। जैसा हम जानते हैं सामाजिक विषय के अंतर्गत 4 पार्ट हैं। एक है इतिहास आपका, और भूगोल है, अर्थशास्त्र है और लोकतंत्र है। तो ऐसे में पहला चैप्टर अगर हम लोग देखते हैं, वैसे मैंने एक बार परिचर्चा कर दिया है, लेकिन सिलेबस चेंज हो गया है वैश्विक महामारी के कारण। तो जो महत्वपूर्ण पहला चैप्टर है वह है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और 1830 ईस्वी के बाद। पहले हम 2 पॉइंट समझते हैं। दशक, जो अभी शब्द आएंगे बार बार, दशक, वो दशक होता है 10 साल का ईयर। शताब्दी होती है 100 साल के, 100 साल को बोलते हैं शताब्दी। बार बार बीच बीच में ये आता है कि 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, जैसे आज वर्तमान में चल रहा है 21वीं शताब्दी। तो 1700 से लेकर के 1799 तक के समय को हम सभी लोग बोलते हैं 18वीं शताब्दी। ऐसे ही 1800 से लेकर के 1899 तक 19वीं शताब्दी, 1900 से लेकर के 1999 तक चला आपकी 20वीं शताब्दी। ऐसे ही आगे चल रहा है। इस समय वर्तमान में 2000 से लेकर आज 2020 चल रहा है, तो 21वीं शताब्दी चल रही है। ऐसे बात आती है, बार बार ये प्रश्न आता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के क्या परिणाम हुए, आखिरकार ऐसा कारण क्या रहा। तो ध्यान से सुनिएगा, लिखते भी रहिए, क्योंकि हम सितंबर माह के अंत में ही टेस्ट लेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बनेंगे ये। तो 19वीं शताब्दी, जैसा हमने बताया, 19वीं शताब्दी का अर्थ क्या हो गया? 1800 से बाद, 1899 तक। 19वीं शताब्दी में यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रवाद की एक लहर चली। क्या चला? लहर चली, जिसने यूरोपीय देशों का कायाकल्प कर दिया। जर्मनी नाम सुना है, यूरोप में जर्मनी है, इटली है, रोमानिया है, आदि नवनिर्मित राष्ट्र, मतलब नए राष्ट्रों का क्या हुआ? उदय हुआ। ये आपको ध्यान रखना होगा, जिसकी राष्ट्रीय पहचान बनी आगे चलकर। यूनान, पोलैंड देश, बुल्गारिया आदि स्वतंत्र होकर राष्ट्र के रूप में बन गए। मतलब ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश के गुलाम थे, और अंततः इनके अंदर एक ऊर्जा आई। और ऊर्जा कहाँ से आई ये देखना है। तो आपको ध्यान होगा, जब आप कक्षा 9 में थे तो आपने पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई, जहां पर राजा को हटाने के लिए वहां पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसको हम कहते हैं क्रांति हुई। और उस क्रांति से यह घटना घटी कि वहाँ की राजसत्ता पूरी तरह से परिवर्तित हो गई। और उस क्रांति में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, दार्शनिक प्रभाव पूर्ण था। और उसका प्रभाव सिर्फ फ्रांस पर ही नहीं, बाकी आगे आने वाले भविष्य के अन्य देशों पर भी पड़ा। ये आपको ध्यान रखना होगा। 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा आज हम लोग उन्हें देख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे पार्टों में विभक्त थे। तो 18वीं सदी के मध्य जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, मध्य का मतलब 18वीं शताब्दी का, समझ रहे हैं? तो 18वीं मध्य का मतलब हो गया आपका 1700 से लेके 1800। 18वीं शताब्दी के मध्य, कहीं 1850, 1870, 1871 के मध्य में ये लोग अपने आप को स्वतंत्र होना धीरे धीरे चाहे। स्थिति क्या होती है ऐसे समय में? जो छोटे छोटे राज्य थे, इटली जैसे हुआ, छोटे छोटे पिडमैट, अन्य छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, उस धीरे धीरे क्या होने लगे? एकत्रित होने लगे। ऐसे समय में इनकी अपनी एक धीरे धीरे पहचान बनने लगी।
फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस भी एक ऐसा ही राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजतंत्र स्थापित था। और फ्रांसीसी क्रांति में जो नारा दिया गया, काफी प्रश्न भी ये बार बार पेपर में बनता है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा किस क्रांति का नारा है? तो आपका उत्तर होगा फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। ये भी आपको ध्यान अच्छे से रखना है। दूसरी बात आती है यहाँ पर कि अभिजात वर्ग परिवेश के बाहर उसे राजनीतिक रूप दिया गया। 19वीं शताब्दी के आते आते परिणाम युगांतरी हो गया, मतलब बहुत से देशों पर पड़ना प्रारंभ हो गया। जब 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियन संहिता के नाम से एक कोड लागू किया कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त किया जाता है। यह जो आदेश था यह पूरे विश्व पर भी पड़ा था, तो ये स्पेशली फ्रांस के लिए, लेकिन पड़ा पूरे विश्व पर इसका प्रभाव, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ा। इसमें क्या कहा गया था? जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया जा रहा है। मतलब पहले क्या होता था, जैसे इंडिया में भी था कि कितना भी नालायक अगर ब्राह्मण का पुत्र है तो उसे भी उच्च दर्जा दिया जाता था। राजा का कोई क्षत्रिय का पुत्र है तो क्षत्रिय ही का ही राजा उसको गद्दी पर बना दिया जाता था, चाहे वो कर्मठी ना हो, चाहे वैश्य है, व्यापार का ढंग ना हो, लेकिन फिर भी उसे क्या कर दिया जाता था? व्यापार में माना जाता था। तो इसका फ्रांस में क्या हुआ, धीरे धीरे कि विरोध हुआ और नेपोलियन ने एक कोड भी बना दिया जिसका नाम था नेपोलियन कोड। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये इसका गहरा प्रभाव जाके आगे पड़ा। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, जैसे 1797-98 हम कह सकते हैं, तो अंतिम वर्षों में नेपोलियन के आक्रमण ने यूरोप में राष्ट्रीयता की जो भावना है वो एकदम प्रबल कर दी। इटली, पोलैंड, जर्मनी और स्पेन में नेपोलियन ने ही इटली, पोलैंड, जर्मनी और स्पेन में नेपोलियन ने ही नवयुग का प्रारंभ किया, संदेश पहुंचाया। और इटली, जर्मनी में तो एक नए अध्याय का आरंभ भी हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन की जो योजनाएं थी वो योजनाएं आगे चलकर इतनी प्रबल बनी कि अन्य देशों में यूरोप के राष्ट्रीय भावना को उन्होंने जगा दिया। जैसे हम लोगों को कभी कभी विवेकानंद जी के क्रांति, विवेकानंद जी के संदेश, महात्मा गांधी जी के संदेश, सुभाष चंद्र बोस जी के विचार, उनकी आक्रामक नीति, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे व्यक्ति की विचार हमें प्रभावित करते रहते हैं और हम अपने अंदर की जो संवेदनाएं हैं उसको हाईलाइट करते, मतलब आगे बढ़ाते हैं। वैसे ही विश्व में जो यूरोप में एक क्रांति की लहर जगी, वह किसके कारण जगी? अगर देखा जाए तो वो जगी नेपोलियन बोनापार्ट और फ्रांसीसी क्रांति 1789 की महत्वपूर्ण घटनाएं हम कह सकते हैं। और इटली और जर्मनी ने राष्ट्रीयता के विचार इन दोनों देशों के अंदर इस तरह प्रबल हुए कि इन्होंने जो सीमा इनकी उस समय थी, उस सीमा से बाहर निकलकर अपने भूभाग को सीमांतरित किया और राजनीतिक रूप प्रदान कर दिया। और 1870-71 आते आते स्थिति यह हो गई कि ये नए राष्ट्र के रूप में जन्म ले लिए। तो इस अध्याय में ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इस अध्याय में कुछ प्रमुख घटनाएं के ईयर हैं जो बार बार पेपर में पूछा जाता है। वह है 1789 ईस्वी का फ्रांसीसी क्रांति। प्रश्न आता फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो आपका उत्तर होगा 1789 ईस्वी। तुर्क साम्राज्य के विरुद्ध सर्बियाई क्रांति कब हुई? 1804 से 1815 ईस्वी। ये आपको लिखना है, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए।
तुर्क साम्राज्य के विरुद्ध सर्बियाई क्रांति कब हुई? तो 1804 से 1815 ईस्वी। डेनमार्क नॉर्वे के विरुद्ध नॉर्वे की स्वतंत्रता की जो कोशिश की गई वो कब की गई? 1814 ईस्वी में। वियना कांग्रेस सम्मेलन कब? बार बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है, वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ? बार बार आता है एग्जाम में ये। तो वियना कांग्रेस सम्मेलन जो हुआ था वो 1815 में हुआ था। कभी प्रश्न ये भी बनता है वियना कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में है, यह भी आपको ध्यान रखना। ऑस्ट्रिया एक देश है। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम और ऑटोमन साम्राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? तो आपको ध्यान रखना होगा 1821 में। बेल्जियम की क्रांति पूछी जाती है तो 1830 ईस्वी में हुई थी। पोलैंड और लुथवानिया की क्रांति, पोलैंड की क्रांति और लुथवानिया की क्रांति 1830 से 1831 ईस्वी तक चला। बृहद पोलैंड की क्रांति 1846 ईस्वी में चला। इटली का एकीकरण पूछा जाता कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण हुआ था, आपको ध्यान रखना होगा, 1870 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बर्लिन कांग्रेस कब हुआ? तो 1878 ईस्वी में हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेपोलियन का भी पूछा जाएगा, नेपोलियन संहिता कब लागू हुई? तो 1804 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखना है। आगे की बात करें, प्रश्न एक बनता है कि यूरोप में 1830 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या परिणाम हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 10 नंबर में पूछ सकते हैं इसको। तो आपको पहला पॉइंट इसमें लिखना होगा, पहली बात तो ये लिखनी होगी कि यूरोप एक महाद्वीप है। यूरोप एक महाद्वीप है और यूरोप में रूस सबसे बड़ा देश वर्तमान समय में है, जो सभी महाद्वीप के देशों को मिलाकर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा देश है। उसी के अंतर्गत छोटे छोटे देश जैसे फ्रांस, पोलैंड, बुल्गारिया, नीदरलैंड, इटली, जर्मनी, लिथुआनिया जैसे देश ने धीरे धीरे अपने आप को एकत्रित करके तदुपरांत एक राष्ट्र के रूप में जन्म देते हैं। इनकी राष्ट्रीय भावना में फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के विचार एवं उसकी प्रसारवादी नीति का बृहद प्रभाव रहा। इसके परिणाम निम्नलिखित हुए। नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास के कारण यूरोपीय राज्यों का एकीकरण हुआ। इसके कारण कई बड़े बड़े तथा छोटे राष्ट्रों का भी उदय हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, यह यूरोपीय राष्ट्रवाद का परिणाम था कि 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध में संकीर्ण राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। संकीर्ण राष्ट्रवाद के कारण प्रत्येक राष्ट्र की भावना, और अगर हम देखें तो भावना और इसके जो विचार थे वो प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए सब कुछ हो गया था। इसके लिए वे किसी भी सीमा तक जाने को तैयार थे। मतलब इतना अंदर से ये लोग अपने आप को मजबूत कर लिए थे। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अगली अगर हम लोग बात करते हैं तीसरा पॉइंट, तो यूरोपीय राष्ट्रवाद के कारण ही जर्मनी, इटली जैसे राष्ट्रों में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का भी क्या हुआ है? उदय हुआ है। इस प्रवृत्ति ने एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में इसका निशाना बनाया और जहां भी यूरोपीय देशों ने उपनिवेश स्थापित किए और उस उपनिवेश स्थापित करने के बाद शोषण पर औद्योगिक क्रांति की आधारशिला टिकी थी। इसी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ऑटोमन साम्राज्य का भी पतन हो गया।
तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद था वो कहीं ना कहीं छोटे बड़े राष्ट्रों के उदय का एक प्रमुख कारण बना था। और चौथा पॉइंट, यूरोपीय राष्ट्रवाद का प्रभाव अफ्रीका एवं एशियाई उपनिवेशों पर भी पड़ा। इन उपनिवेशों में विदेशी शासन से मुक्ति के लिए स्वतंत्र आंदोलन किए गए। तो ये 4 परिणाम हुए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। और आपको अगर इस अध्याय में और समझ में ना आया हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पूरा इसका सहयोग दिया जाएगा। अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सितंबर लास्ट में जितने चैप्टर आपको 25 सितंबर तक पढ़ा दिए जाएंगे उसका टेस्ट लिया जाएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी होगी।